18 नवंबर की दोपहर में सर्विस रोड पर एक लाल रंग का ट्रॉली बैग पुलिस को मिला था। ट्रॉली बैग को खोला गया तब पॉलीथिन के अंदर पैक एक युवती का शव मिला था। युवती की लाश बैग में एक पॉलीथिन के अंदर पैक करके रखी थी। युवती के पैर मोड़कर उन्हें छाती से चिपका दिया गया था और फिर बैग में पैक किया गया था। पुलिस ने जब बैग खोलकर युवती के पैर सीधे किए तो वह आराम से सीधे हो गए। इससे लगता था कि उसकी हत्या 12 से 16 घंटे पहले की गई थी। क्या था पूरा मामला, क्यों हुई थी एक मासूम लड़की की हत्या? आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा से आगरा की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर सरकारी कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। राया में स्थित इसी अनुसंधान केंद्र की झाड़ियों में एक लाल रंग का ट्रॉली बैग पड़ा था। वहां काम कर रहे मजदूरों की नजर उस ट्रॉली बैग पर पड़ी। यह क्षेत्र मथुरा जिले के राया थाने के अंतर्गत आता है। मजदूरों ने सोचा कि यह शायद किसी गाड़ी से गिर गया होगा। यह बात 18 नवंबर 2022 की सुबह 11 बजे की है। ट्रॉली बैग पड़े होने की सूचना एक मजदूर ने राया पुलिस को दे दिया। सूचना मिलते ही थाना राया के एसएचओ ओम हरि वाजपेयी पुलिस टीम के साथ बताए गए स्थान पर जा पहुंचे। पुलिस ने बैग को झाड़ियों से निकालकर सड़क किनारे रख दिया। बैग में लॉक नहीं लगा था। पुलिस ने जब बैग को खोला तो पुलिस के साथ वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। बैग में 20-22 साल की एक युवती की पॉलीथिन में लिपटी खून से लथपथ लाश थी। लाश को बैग से बाहर निकाला गया। युवती के पैर मोड़कर सीने से सटा दिए गए थे। इसके बाद उसे बैग में पैक किया गया था। कहीं खून बाहर ना निकले, इसके लिए शव को सफेद रंग की बड़ी पॉलीथिन में अच्छी तरह लपेट कर रखा गया था। पुलिस ने पॉलीथिन खोलकर युवती के पैर सीधे किए तो वे आराम से सीधे हो गए। इससे अनुमान लगाया गया कि युवती की हत्या लगभग 12 से 16 घंटे पहले ही की गई थी। गोरा रंग, लंबे काले बालों वाली वह युवती सलेटी रंग की टी शर्ट और नीले सफेद रंग के फूलपत्ती वाली प्लाजो पहने थी। मृतका की बाईं तरफ छाती और सिर पर गोली के घाव थे। संभवतः उसे गोली मारी गई थी। युवती के सिर व नाक से भी खून निकला था। उसका गला दबाने की भी आशंका लगाई गई। युवती के हाथ और पैरों में चोट के निशान थे जो उसके साथ बरती गई बेरहमी की तरफ इशारा कर रहे थे। बैग में युवती की लाश मिलने की जानकारी होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लाश का मुआयना करने के बाद एसएचओ ओमहरी वाजपेयी ने तुरंत अपने उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दिया। सीओ आलोक सिंह, एसपी त्रिगुण बिसेन, कार्यवाहक एसएसपी मार्तंड प्रकाश सिंह भी घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए। उस समय एसएसपी अभिषेक यादव अवकाश पर थे। एसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ही उनका कार्यभार देख रहे थे। अधिकारियों ने लाश का निरीक्षण किया। युवती के पैर के नाखूनों पर हरे रंग की नेल पॉलिश लगी थी। बाएं हाथ पर लाल कलावा और काला धागा बंधा था। बैग में लाल, सफेद और बैंगनी रंग की साड़ी भी मिली। पहने हुए कपड़ों से यह अंदाजा लगाया गया कि युवती मध्यम वर्गीय परिवार की है। फुल साइज के उस ट्रॉली बैग का टैग हटा हुआ था, लेकिन एक जगह कुछ अजीब सा लिखा था। युवती का शव नोएडा की ओर से आने वाली सर्विस रोड पर मिला था। इससे माना जा रहा था कि कार में रखकर बैग को यहां लाया गया होगा। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शव को 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल तथा ट्रॉली बैग से जरूरी सबूत जुटाए। युवती की शिनाख्त व हत्या के खुलासे के लिए कार्यवाहक एसएसपी ने पुलिस की 4 टीमें लगा दिया। ट्रॉली बैग में शव मिलने की सूचना पर जुटी भीड़ में शामिल लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि युवती कहीं लव जिहाद का शिकार तो नहीं हो गई। पढ़ी लिखी और पहनावे से शहरी लग रही युवती के दिल्ली एनसीआर या आसपास के जिलों की होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। 1 साल पहले भी एक महिला और उसके 2 बेटों की हत्या करके उनके शव मथुरा क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर फेंके गए थे।
शव फेंकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे महफूज बनता जा रहा है। इस बात को लेकर लोग चिंतित हैं। पुलिस कयास लगा रही थी कि ट्रॉली बैग में मिली युवती की हत्या में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस का पूरा फोकस युवती की पहचान पर आकर टिक गया था। युवती का अपहरण किए जाने की भी पुलिस को आशंका थी। पुलिस का कहना था कि युवती की जिस तरह हत्या करने के बाद ट्रॉली बैग में पैक कर उसे हाईवे पर झाड़ियों में फेंका गया, उससे आशंका है कि युवती का अपहरण किया गया हो। इसके बाद उसके साथ कोई गलत काम किया गया हो। कहीं राज खुल ना जाए, इस कारण हत्या करके शव ठिकाने लगा दिया गया है। युवती के शरीर पर जिस तरीके के कपड़े मिले थे, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि युवती कहीं घर पर थी या उसे किसी होटल में रोका गया था। यह भी संभावना लग रही थी कि वह शायद लिव इन में रह रही हो। पुलिस को आशंका थी कि युवती की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है। युवती की पहचान के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से आंकड़े भी इस मकसद से जुटाए गए कि कहीं इस हुलिये से मिलती जुलती युवती की गुमशुदगी तो दर्ज नहीं है। गुमशुदगी में लगी फोटो से मृतका की शक्ल का मिलान भी किया जाने लगा। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस मृतका की शिनाख्त नहीं करा सकी। तब कार्यवाहक एसएसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने 3 टीमें और बना दिया। नोएडा से लेकर आगरा तक के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस टीमों ने खंगालने शुरू किए। युवती का पूरा विवरण फोटो सहित सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। जैसे ही यह खबर चर्चा में आई, वैसे ही मुख्यमंत्री और डीजीपी कार्यालय से लगातार इसकी जानकारी की जाने लगी थी। ऐसे में पुलिस भी युवती की हत्या का पर्दाफाश करने को लेकर तनाव में थी। दिल्ली एनसीआर में मृतका के पोस्टर भी लगवाए। इसके अलावा पुलिस की टीमें युवती की पहचान के लिए गुरुग्राम, अलीगढ़, हाथरस, नोएडा, आगरा और दिल्ली तक पहुंची। इसके बाद कानपुर देहात जिले से एक परिवार जानकारी होने पर 19 नवंबर 2022 की सुबह थाना राया पहुंचा। उनकी बेटी 11 नवंबर से गायब थी। पुलिस ने जब मृतका के फोटो उस परिवार को दिखाए तो वह लाश उनकी बेटी की नहीं निकली। अलीगढ़ से भी एक परिवार पहुंचा था और भी कई जिलों से पुलिस के पास फोन आए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर में पुलिस की मेहनत रंग लाई। 48 घंटे बाद किसी अनजान व्यक्ति का राया पुलिस के पास फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो अज्ञात युवती की लाश देखी है, वह उसे पहचानता है। उस युवती का नाम आयुषी यादव है, जो मकान नंबर 2461, गली नंबर 65, ब्लॉक E2, मोलड़बंद एक्सटेंशन, थाना बदरपुर, नई दिल्ली की रहने वाली है। यह जानकारी मिलने के बाद कार्यवाहक एसएसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने 2 टीमों को 20 नवंबर को दिल्ली रवाना कर दिया। पुलिस की टीमें फोन पर बताए गए दिल्ली के पते पर पहुंच गईं। फोटो का मिलान करते हुए पुलिस टीम ने घर वालों से पूछताछ किया। पुलिस ने मृतका का फोटो जब उन्हें दिखाया तो उन्होंने वह पहले फोटो पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी कि ये फोटो आयुषी के ही हैं। इसलिए बार बार पुलिस ने पूछा तो आयुषी के छोटे भाई आयुष ने बताया कि ये फोटो उसकी बड़ी बहन आयुषी की है। 48 घंटे तक हवा में तीर चला रही पुलिस को यहीं से उम्मीद की किरण दिखी। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि आयुषी 17 नवंबर 2022 की सुबह घर से कहीं गई थी। पुलिस ने पूछा, जब गायब थी तो आपने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं दिया? पुलिस के इस सवाल पर परिजनों ने कहा कि वह अपने स्तर से उसे तलाश रहे थे। आयुषी 17 नवंबर की सुबह घर से गई थी। उसका शव पुलिस को 18 नवंबर को मिला था। शव की हालत देखकर 12 से 16 घंटे पहले हत्या होने का अनुमान लगाया जा रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि घर से निकलने के बाद जहां भी आयुषी गई, वहां रात में उसकी हत्या के बाद सुबह के समय शव को मथुरा लाकर डाला गया था। उस समय घर पर आयुषी का पिता नितेश यादव मौजूद नहीं था। पुलिस ने नितेश यादव के बारे में जानकारी की तो पता चला कि वह इलेक्ट्रीशियन है और काम करने गया है। पुलिस उसके भाई को साथ लेकर नितेश को तलाशने लगी। कई घंटों की तलाश के बाद 44 वर्षीय पिता नितेश एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में मिल गया।
पिता नितेश, मां ब्रजबाला व भाई आयुष को लेकर पुलिस मथुरा के लिए रवाना हुई ताकि वह लाश की शिनाख्त कर सकें। 20 नवंबर 2022 रविवार की देर शाम पोस्टमार्टम गृह पर शव को देखते ही उन सभी ने लाश की पहचान आयुषी के रूप में कर लिया। मां फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि पुलिस को शुरुआत में घर वालों से बात करने के दौरान ही शक हो गया था कि आयुषी की हत्या ऑनर किलिंग में की गई है। इसी के चलते पुलिस नितेश यादव को पोस्टमार्टम गृह तक नहीं लाई। प्राइवेट कार से एसएचओ ओमहरी वाजपेयी, एसआई विनय कुमार और एक सिपाही के साथ केवल मां ब्रजबाला और भाई आयुष को ही लाया गया था। नितेश का परिवार मूल रूप से गांव सुनारी, देवरिया, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दिल्ली में एक राजनीतिक दल के चुनाव कार्यालय से पुलिस ने नितेश यादव को उठाया था। हत्यारोपी नितेश पूरी शिद्दत से एमसीडी चुनाव में जुटा हुआ था। वह उस समय नशे में धुत था। नशे में होने के कारण पुलिस ने उसे अलग गाड़ी में बैठाया। शव की पहचान के लिए स्वाट टीम नितेश को लेकर मथुरा चली तो रास्ते में पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान ही उसने बियर पीने की मांग किया। पुलिस ने युवती की हत्या की सच्चाई जानने के लिए उसकी इच्छा पूरी किया। इसके बावजूद वह पुलिस को गुमराह करता रहा। आखिर 20 नवंबर 2022 की देर रात लगभग 11:30 बजे पुलिस ने जब सख्ती की तो नितेश टूट गया। उसने अपनी 22 वर्षीय बेटी आयुषी यादव की गोली मारकर हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। कार्यवाहक एसएसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि आयुषी की हत्या पिता नितेश और मां ब्रजबाला ने मिलकर की थी। हत्या के बाद सबूत छिपाने में दोनों शामिल थे। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कार, लाइसेंसी रिवॉल्वर, 2 खोखों को अब तक बरामद कर लिया गया था। आयुषी दिल्ली ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीसीए की अंतिम वर्ष की होनहार छात्रा थी। राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला छत्रपाल गुर्जर का एक रिश्तेदार आयुषी का सहपाठी था। सहपाठी ने आयुषी से छत्रपाल का परिचय कराया। छत्रपाल भी दिल्ली में बैंक प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों ने अपने फोन नंबर एक दूसरे को दे दिए। यहीं से दोनों के अफेयर की शुरुआत हुई। दोनों ने एक दिन हाथ पकड़कर जीवन भर साथ देने का वादा किया। जब इसकी जानकारी आयुषी के घर वालों को हुई तो उन्होंने विरोध किया। विरोध के बावजूद आयुषी ने छत्रपाल से चोरी छिपे 13 नवंबर 2021 को दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी, जबकि उसने इसी वर्ष 14 अक्टूबर को शादरा के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में अपने विवाह का पंजीकरण करा लिया था। माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। उस समय उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन आयुषी ने उनकी एक ना सुनी। आयुषी ने कहा, पापा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अपने फैसले ले सकती हूँ, अपना अच्छा बुरा सोच सकती हूँ। उस समय तक माता पिता को पता नहीं था कि आयुषी प्रेम विवाह कर चुकी है। बाद में जब उन्हें पता चला तो पिता ने उसे समझाया, बेटा, दूसरी जाति में शादी करने से हमारी समाज में बहुत बदनामी होगी। अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो अपनी जाति में करो। तब आयुषी ने कहा, पापा, मैं छत्रपाल को बहुत प्यार करती हूँ, वह भी मुझे बहुत चाहता है। मां ब्रजबाला ने भी आयुषी के दूसरी जाति के लड़के से शादी करने का विरोध किया था और उसे काफी समझाया था। छत्रपाल से शादी करने के बाद आयुषी अपनी मर्जी से जब चाहे तब पति के पास चली जाती थी। कहने को आयुषी अब तक एक बार भी अपनी ससुराल भरतपुर नहीं गई थी। बेटी के इस तरह दूसरी जाति में शादी कर लेने और विद्रोही तेवर अपनाने से उसके माता पिता को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खोने की चिंता सताती थी। दिल्ली में नितेश यादव का मोलड़बंद एक्सटेंशन में 2 मंजिला मकान है। 17 नवंबर को दोपहर के 2 बजे का समय था। हत्या वाले दिन आयुषी अपने पति से मिलने गई थी और देर से लौटी थी। इसी बात को लेकर उसका मां से झगड़ा हुआ था। मां ने उसकी शिकायत फोन पर नितेश से करने के साथ उसे घर बुला लिया। आयुषी की इस स्वच्छंदता से पिता तैश में आ गया और अपना आपा खो बैठा। उसने गुस्से में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 2 गोलियां आयुषी को मार दिया। एक गोली सिर में व दूसरी सीने में मारी। होनहार बेटी को गोली मारते समय पिता का कलेजा और हाथ भी नहीं कांपे। मां ने भी अपने पति का पूरा साथ दिया। उस समय आयुषी का भाई आयुष स्कूल गया हुआ था। वह 11वीं क्लास में पढ़ता है।
उसके आने से पहले ही दोनों ने खून साफ किया और बाजार से पॉलीथिन खरीद कर लाया। दोनों ने शव को पॉलीथिन में पैक करने के बाद ट्रॉली बैग में बंद कर दिया। इस ट्रॉली बैग को मकान की पहली मंजिल के कमरे में रख दिया। इसकी पड़ोसियों, यहाँ तक कि बेटे को भी भनक तक नहीं लगी। बेटा लौट कर आया तो उसने दीदी के बारे में पूछा। माँ ने बताया कि वह कहीं चली गई है। बेटे आयुष के स्कूल से आने के बाद उन्होंने सब कुछ ऐसा दिखाया कि कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने देर रात तक बेटे के सोने का इंतजार किया। नितेश का घर कार्नर का है। उसके घर में एक तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसलिए उसने बेटे के सो जाने के बाद देर रात 3 बजे पीछे वाले दरवाजे से बेटी के शव का ट्रॉली बैग निकाला। घर से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी कार तक वह खींचकर ट्रॉली बैग ले गया। बेटी के शव को दंपति ने 11 घंटे तक घर में ही रखा। नितेश और पत्नी ब्रजबाला ने कार में ट्रॉली बैग को रखा और घर से 150 किलोमीटर दूर मथुरा जिले के राया इलाके में फेंक दिया। यह सब घर के पास और टोलनाका के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया था। 3 बजे दंपति कार में हाईवे होकर निकले। कार को नितेश चला रहा था, जबकि कार की पीछे की सीट पर पत्नी ब्रजबाला ट्रॉली बैग के साथ बैठी थी। इस बीच पिता नितेश इसी उधेड़बुन में लगा रहा कि लाश को कहां ठिकाने लगाए। फिर कातिल नितेश को यमुना एक्सप्रेसवे का किनारा सूझा। उसके बाद माइलस्टोन 108 पर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र राया में सुबह करीब 7 बजे ट्रॉली बैग को सर्विस रोड पर झाड़ियों में फेंककर दंपति वापस दिल्ली लौट गए। पुलिस ने नितेश यादव व उसकी पत्नी ब्रजबाला के खिलाफ बेटी की हत्या व साक्ष्य छिपाने के अपराध आईपीसी की धारा 302/201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पिता नितेश ने आयुषी के सिर और छाती में गोलियां मारी थीं। सिर में गोली फंसी रह गई थी, जबकि छाती में लगी गोली फेफड़ों को चीरते हुए पार हो गई थी। इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। आयुषी का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच किया था। सिर से बरामद गोली को सील कर दिया गया। आयुषी पढ़ाई में काफी तेज थी। वह नीट की प्रवेश परीक्षा पास कर चुकी थी, लेकिन साक्षात्कार के लिए नहीं गई थी। आयुषी की यह बात भी माता पिता को खराब लगी थी, क्योंकि परिजन उसे डॉक्टर बनते देखना चाहते थे। पोस्टमार्टम के बाद नितेश ने बेटी का अंतिम संस्कार यहीं करने की इच्छा व्यक्त किया। तब पुलिस अभिरक्षा में लक्ष्मी नगर क्षेत्र में यमुना के दूसरे किनारे पर ध्रुव घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। आपाक होकर जिन हाथों से बेटी के हाथ पीले करने का संकल्प लिया था, उन्हीं हाथों से बेटी की जान लेने के बाद नितेश ने बेटी को मुखाग्नि दिया। उस समय मां कुछ दूरी पर खड़ी रोती रही, जबकि आयुषी का छोटा भाई आयुष वहां मौजूद नहीं था। आयुषी यादव और छत्रपाल गुर्जर की शादी की बात जहां आयुषी के घर वालों को पता थी, वहीं छत्रपाल गुर्जर के घर वाले शादी से बेखबर थे। उसने अपनी शादी की बात माता पिता को नहीं बताई थी। 2 दिन पहले घर वालों को आयुषी की हत्या के बाद इस बात का पता चला था। वहीं आयुषी की मां ने घटना से 10 दिन पहले फोन पर छत्रपाल को धमकाया था कि मेरी बेटी से बात मत करना, वह तुम्हारी वजह से परेशान रहती है। नितेश यादव ने जिस रिवॉल्वर से गोली मारकर बेटी की हत्या की थी, उसका लाइसेंस साल 2003 में अपने नाम देवरिया से बनवाया था। यह लाइसेंस ऑल इंडिया के लिए मान्य था। उस समय नितेश लगभग 25 साल का था। बेटी की गोली मारकर हत्या करने वाले नितेश यादव का उसके मोहल्ले में खौफ बना हुआ था। वह पूरे इलाके में खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए लोगों पर रौब जमाता और मनमानी करता था। मोलरबंद इलाके में जहां नितेश रहता है, वहां उसके 6 घर हैं। यहाँ एक घर में नितेश पूरे परिवार के साथ रहता है। ग्राउंड फ्लोर पर उसके बुजुर्ग माता पिता रहते थे। वहीं पहली मंजिल पर नितेश अपनी पत्नी, बेटी व बेटे के साथ रहता था। इसी मोहल्ले में नितेश के चाचा का भी मकान है। उसके पड़ोसियों ने बताया कि उसके मिलने वाले मोहल्ले के घरों के सामने अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते थे। विरोध करने पर वह रिवॉल्वर दिखाकर लोगों को धमकाता था कि वह पुलिस में है, कोई उससे उलझा तो गोली मार देगा। नितेश के पिता गामा प्रसाद यादव गुरुग्राम में इंजीनियर थे। जब यहाँ जमीन के भाव कम थे तो उन्होंने 6 प्लॉट खरीद लिए। एक पर अपना मकान बनाकर वह परिवार के साथ रहने लगे।
शेष 5 प्लॉट्स पर नितेश ने मकान बनवाए और किराए पर उठा दिए। नितेश के अपने पिता से भी अच्छे संबंध नहीं थे। उसकी हरकतों से आजिज आकर उन्होंने अपने मकान अपनी बेटी के नाम करने की धमकी दिया। इस पर वह आग बबूला हो गया और पिता के साथ भी मारपीट कर डाली। मोहल्ले के लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो नितेश ने उन्हें भी धमकी दी कि हमारे घरेलू मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। 22 साल की आयुषी ने अपनी मर्जी से दूसरी जाति के युवक से शादी करने के बाद अपने माता पिता पर दबाव बनाने का प्रयास किया, क्योंकि माता पिता आयुषी को छत्रपाल से बात करने व मिलने से मना करते थे। घटना वाले दिन जब उसका अपनी मां से झगड़ा हुआ, तब उसने घर वालों पर दबाव बनाने के लिए कहा कि वह प्रेग्नेंट है। स्वयं को गर्भवती बताना ही उसे भारी पड़ा। इस बात को सुनकर नितेश अपने गुस्से को नहीं रोक सका और बेटी को गोली मार दिया। जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि आयुषी प्रेग्नेंट नहीं थी। नितेश को अपने पिता गामा प्रसाद से दिल्ली व उसके आसपास खासी पैतृक संपत्ति मिली थी, जिसके बाद उसने खुद भी जमीन आदि का कारोबार कर लिया। वह एक दुकान भी करता था। नितेश कुमार यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गांव सुनारी का रहने वाला है। अपनी बेटी आयुषी की हत्या करने के बाद 18 नवंबर को उसके शव को देवरिया ले जाकर फूंकने की योजना थी। पुलिस पूछताछ के दौरान अपनी योजना के बारे में उन्हें बताया कि तड़के घर से देवरिया के लिए निकले थे। दंपति की योजना थी कि गांव जाकर बता देंगे कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। दिन निकल आने और चेकिंग के डर से मथुरा में एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर झाड़ियों में ट्रॉली बैग को फेंककर वापस चले गए। आयुषी की हत्या के बाद दिल्ली के मोलड़बंद स्थित मकान से पुलिस और फॉरेंसिक टीम द्वारा मृतका के खून के सैंपल के अलावा कपड़े, ट्रॉली बैग, पोंछा जिससे फर्श का खून साफ किया गया था, आदि सैंपलों को एकत्र किया गया। इन सैंपलों को राया पुलिस ने जांच के लिए FSL लखनऊ भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने सबूत के तौर पर कार फोर्ड फिस्टा, आयुषी का मोबाइल फोन, नितेश का लाइसेंसी रिवॉल्वर, उसका लाइसेंस तथा आयुषी की शादी का प्रमाण पत्र बरामद किया। आरोपी पिता ने कार और रिवॉल्वर को दिल्ली ले जाकर यमुना किनारे अधबने एक मकान में छिपा दिया था। जिस रिवॉल्वर से गोली मारी थी, उसके लाइसेंस को पड़ोसी छोटेलाल यादव के घर में छिपा दिया था ताकि किसी को जानकारी न हो सके। आयुषी की हत्या में प्रयोग की गई नितेश की रिवॉल्वर और बुलेट को बैलिस्टिक जांच के लिए आगरा की विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया। CCTV फुटेज के साथ ही मोलड़बंद स्थित घर व कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही थी, ताकि उसे न्यायालय में सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। पुलिस आयुषी के मोबाइल की भी जांच कर रही थी। वह छत्रपाल के अलावा और किस किस से बात करती थी, कौन कौन उसके संपर्क में था, पुलिस कॉल डिटेल भी खंगाल रही थी। जिस समय आयुषी की हत्या हुई, उसका मोबाइल फोन कहाँ था? जब माँ बाप उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए निकले, तब उनके मोबाइल की लोकेशन कहाँ थी? कोर्ट में पुलिस इसे भी साक्ष्य के रूप में उपयोग करेगी। 20 नवंबर 2022 को नितेश व ब्रजबाला को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद 21 नवंबर को पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने खुलासे के लिए लगभग 100 पुलिसकर्मियों की कुल 14 टीमें लगाईं व 300 CCTV कैमरे खंगाले। बेटे आयुष की हत्याकांड में कोई भूमिका नहीं पाए जाने पर उसे घर पर ही छोड़ दिया गया। 22 नवंबर 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे नितेश के पिता गामा प्रसाद यादव आयुष व अन्य रिश्तेदारों के साथ राया थाने पहुंच गए थे। उन्होंने नितेश से कोई बात नहीं किया, वे रोते रहे, जबकि आयुष ने अपने माता पिता से बातचीत किया। दोपहर के बाद दोनों को ACJM रमेश सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। छत्रपाल से पूछताछ के लिए पुलिस ने मोबाइल से संपर्क किया, पर उससे बात नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। BCA की छात्रा आयुषी के हत्यारोपी मां और पिता को कड़ी सजा मिल सके, इसके लिए राया पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हत्याकांड के 27 गवाहों को पुलिस ने केस को मजबूत बनाने के तैयार कर लिया। शीघ्र ही पुलिस गवाहों के बयान दर्ज कर और तथ्य जुटाकर इस सनसनीखेज हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल कर दिया। बेटी आयुषी की हत्या करने वाले पिता नितेश यादव को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद कोई बेचैनी नहीं थी। बेटी को खोने के बाद भी उसके चेहरे पर शिकन व पछतावे का कोई भाव नहीं था।
ना आयुषी की हत्या का कोई अफसोस था। जेल अधिकारियों ने नितेश को मुलाहिजा बैरक में, जबकि मां ब्रजबाला को महिला बंदी बैरक में रखा। मामला संवेदनशील होने के कारण जेल अधिकारी सतर्क रहे। माता पिता के लाड़ प्यार में पली बढ़ी आयुषी को इतना प्यार मिला कि वह उम्र के एक पड़ाव पर जाकर दूसरी जाति के युवक के प्यार के बंधन में बंध गई, जिसे घर वालों ने स्वीकार नहीं किया। मॉडर्न कल्चर को अपनाकर बीसीए की छात्रा आयुषी ने छत्रपाल गुर्जर से शादी तक कर लिया। यह बात माता पिता को नागवार गुजरी मां ने भी मनाया, पर आयुषी नहीं मानी। अब परिवार की बर्बादी का आखिरी मंजर सबके सामने है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, बहुत बुरा हुआ रसीला के साथ, वेरी सैड स्टोरी बट बेस्ट नरेशन, थैंक यू सो मच विवेक कुमार जी इस केस को सबके साथ साझा करने के लिए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शाजिया मुस्तफ़ा जी ने कमेंट किया है, दिल से शुक्रिया मेरा कमेंट पढ़ने के लिए। ढाका बांग्लादेश से। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ममता सिंह जी ने कमेंट किया है, क्या होता जा रहा है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आर सक्सेना जी ने कमेंट किया है, इतने कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं लोग कि कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। सक्सेना जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलिया जी ने कमेंट किया है, आलिया मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता सिंह मैम ने कमेंट किया है, बहुत ही दुखद, आपके कहानी सुनाने का तरीका भी अच्छा लगता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। खान राय मोहम्मद जी ने कमेंट किया है, जो भी हो बहुत बुरा हुआ, औरत को दूसरे मर्दों से एंजॉय और रिलेशनशिप ले डूबी, खुद मरी, अपनी बच्चियां भी ले डूबी। मोहम्मद जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन सावी मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आरोही जी ने कमेंट किया है, बहुत ही बुरा हुआ, थैंक यू भैया इस स्टोरीज के लिए, भगवान करे आपका चैनल खूब आगे बढ़े। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। पूर्णिमा कोलंबकर जी ने कमेंट किया है, बहुत दुखदायक घटना। पूर्णिमा जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, सो सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशन दलवई सर ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, एंड हाउ कैन अ सिक्योरिटी एजेंसी हायर समवन हु ऑलरेडी हैड अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, why they didn't do a record check on him, then this crime could have been avoided। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तबीता हिंदमान जी ने कमेंट किया है, हेलो सर आपकी क्राइम स्टोरी बहुत अच्छी है, आपकी आवाज भी बहुत अच्छा है। यू हैव एक्सप्लेन्ड सो नाइसली सर। तबीता जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, नाइस केस ब्रो। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रवि जी ने कमेंट किया है, नमस्ते विवेक सर जी, नाइस कहानी सर जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं कि इंसान कुछ भी बिना सोचे समझे गलत कदम उठाकर अपनी ही कब्र खोद ले। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अलीशा सुनार जी ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी सर, आई एम फ्रॉम नेपाल। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रेणुका ढकाल जी ने कमेंट किया है, धर्म को बदनाम करने वाले लोग। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलोक सर ने कमेंट किया है, बहुत ही दर्दनाक घटना। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे लक्ष्मी रावत जी, महेश रस्तोगी जी, रकीब सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, रूपा बिसोई जी, सुनंदा केरकर जी, नादिया उम्बर लोदी जी, ओलिवर मचाडो जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए।
कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।